हेलो एंड वेलकम टू जियो इन्फो। देखिए, आज के समय दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आज इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन है कहाँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। इसमें यहाँ इजराइल और पैलेस्टाइन है। बट पहले हम जानते हैं कि इस रीजन को मिडिल ईस्ट क्यों बोला जाता है। आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड का मैप है। इस लाइन को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये लाइन अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इस लाइन से ईस्ट वाले हिस्से को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है तथा वेस्ट वाले रीजन को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट का रीजन ईस्टर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट में आता है, इसलिए इसे मिडिल ईस्ट बोला जाता है। मिडिल ईस्ट में मेजर कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, तुर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया और जिस पे हमें फोकस करना है इजराइल, ये सब कंट्रीज मिडिल ईस्ट में आती हैं। आइए अब इजराइल पैलेस्टाइन मैप को अच्छे से देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रे कलर में इजराइल है और वेस्ट बैंक तथा गाजा स्ट्रिप मिलके पैलेस्टाइन बनाते हैं। इस पूरे रीजन को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इजराइल, पैलेस्टाइन, लेवांट, अल शाम, कैनान और द प्रॉमिस लैंड। आइए अब जानते हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन। तो इसका इतिहास शुरू होता है ओटोमन एम्पायर से। ओटोमन एम्पायर की शुरुआत सन 1299 ईस्वी में हुई थी। 14th एंड 15th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर दुनिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर था। इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये पूरा ग्रीन वाला रीजन ओटोमन एम्पायर है। उस समय पैलेस्टाइन भी ओटोमन एम्पायर में ही आता था। 19th सेंचुरी के आते आते ओटोमन एम्पायर काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा था। तो अब बात करते हैं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के मेन रीज़न यानी नेशनलिज्म इन यूरोप की। देखिए, 19th सेंचुरी के आते आते यूरोप में नेशनलिज्म बल पकड़ने लगा। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? नेशनलिज्म बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब ये ह्यूमंस की एक टेंडेंसी है कि वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ लिंक करते हैं। ये आइडेंटिटी धर्म, जाति, क्षेत्र या लैंग्वेज किसी भी आधार पर हो सकती है। तो जब लोग अपनी आइडेंटिटी को किसी नेशन के साथ लिंक करते हैं तो इसे नेशनलिज्म कहा जाता है। तो इसी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी के आधार पे 1850s के बाद कई देशों का गठन हुआ, जैसे कि जर्मनी, इटली इसके एक एग्जाम्पल हैं। तो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स की वजह से ज्यूस लोग यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन फेस करने लगे। पूरे यूरोप में ज्यूस का परसिक्यूशन किया जाने लगा बिकॉज उनका रिलीजन अलग था, उनका कल्चर अलग था। तो ज्यूस लोग अपने आप को किसी यूरोपियन आइडेंटिटी के साथ लिंक नहीं कर पाते थे। मैं बात सिर्फ जर्मनी या फिर हिटलर की नहीं कर रहा, ये अक्रॉस द यूरोप हो रहा था। इसमें फ्रांस, रशिया और मेनली ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा शामिल है। कई बार ज्यूस लोगों को जेलों में डाला जाता था और उन पर काफ़ी अत्याचार किए जाने लगे। तो यही नेशनलिज्म ज्यूस लोगों में भी आने लगा। ज्यूस लोग भी चाहने लगे कि उनका खुद का एक अलग देश हो, और इसी से शुरुआत होती है जाइनिज्म यानी जाइनिस्ट मूवमेंट की। तो ये जाइनिस्ट मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें ज्यूस लोग फिर से इजराइल वापस जाना चाहते हैं। इजराइल यानी वो पवित्र धरती, वो होली लैंड जहाँ से ज्यूस धर्म की शुरुआत हुई थी, और लगभग 3000 साल पहले जो पुराना ज्यूस किंगडम था वो उसी धरती पर स्थित था, जिसे अब पैलेस्टाइन का नाम से जाना जाता था। तो ये है जाइनिस्ट मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में कई लोग वापस से पैलेस्टाइन माइग्रेट करने लगे। ऑल्दो ज्यूस इस रीजन को इजराइल कहते थे, लेकिन इस पूरे रीजन को अभी भी पैलेस्टाइन के नाम से ही जाना जाता था। ये माइग्रेशन 19th सेंचुरी में काफ़ी कम मात्रा में थी, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के आते आते ये माइग्रेशन काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। इस माइग्रेशन के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन था बैलफोर डिक्लेरेशन। तो यहाँ से कहानी में आता है ब्रिटिश ट्विस्ट। देखिए, दुनिया में जहाँ भी विवाद चल रहे हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान या फिर कश्मीर का इशू हो या फिर इजराइल पैलेस्टाइन का इशू, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं उसमें आ ही जाते हैं। बिकॉज ब्रिटेन अपने टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर थी, इसलिए इन सभी विवादों से उनका कहीं ना कोई कनेक्शन निकल ही आता है। ऐसा माना जाता है कि बैलफोर डिक्लेरेशन ने इजराइल पैलेस्टाइन इशू की एक्चुअल नींव रखी थी। एक्चुअल इजराइल पैलेस्टाइन इशू बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद ही शुरू हुआ था।
तो ये डिक्लेरेशन था क्या? बेसिकली इस डिक्लेरेशन के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यूस लोगों को आश्वासन दिया कि पैलेस्टाइन की धरती पर ज्यूस लोगों का उनका खुद का एक अलग देश होगा जिसका नाम इज़राइल होगा। तो इस डिक्लेरेशन के बाद ज्यूस लोग काफ़ी मात्रा में यूरोप से पैलेस्टाइन माइग्रेट करने लगे और वो वहाँ ज़मीन खरीद कर रहने लगे। लेकिन अंग्रेज इतने चालाक थे, एक तरफ तो उन्होंने ज्यूस लोगों से वादा करा था कि उनको उनका एक अलग देश मिलेगा, लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ और उसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई तथा ओटोमन एम्पायर टुकड़ों में बिखर गया, तो सीक्रेटली ब्रिटेन ने फ्रांस और रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के अनुसार सीरिया और जॉर्डन पर फ्रांस का अधिकार हो गया और पैलेस्टाइन तथा इराक ब्रिटिशर्स के हिस्से में आ गए तथा टर्की के कुछ हिस्सों पर रशिया को कब्जा मिल गया। अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से काम लिया। एक तरफ तो उन्होंने वर्ल्ड वार 1 में अरब लोगों से प्रॉमिस किया था कि पैलेस्टाइन उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे कि अरबी लोग ओटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत कर दें और उस लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दें, और दूसरी तरफ वो चाहते थे कि उस रीजन पर अंग्रेजों का ही असर रसूख रहे और वो उन्हीं के कब्जे में रहे, क्योंकि ये पूरा रीजन रिसोर्स रिच माना जाता था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये पूरा रीजन उन्हीं के इन्फ्लुएंस में रहे। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर उन्होंने अरब लोगों से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया तो अरब लोग उनके खिलाफ बगावत कर देंगे, और इसी बगावत को सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने ज्यूस लोगों के साथ बैलफोर डिक्लेरेशन साइन किया, जिससे कि ज्यूस लोगों को अंग्रेजों की सपोर्ट मिल सके और अरब लोगों की तरफ से होने वाली किसी भी बगावत को सप्रेस किया जा सके। ये बेसिकली अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का ही एक पार्ट था, जैसा कि उन्होंने इंडिया में किया था। इंडिया में भी उन्होंने लोगों को धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लड़ाया था। और अब बात करते हैं ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन की। 1918 में वर्ल्ड वार 1 खत्म होने के बाद पैलेस्टाइन में एक नई सरकार का गठन किया जाता है और इस एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन। ब्रिटिश मैंडेट में पैलेस्टाइन में बहुत ही बड़ी मात्रा में ज्यूस लोग आकर बसने लगे, क्योंकि बैलफोर डिक्लेरेशन में पहले ही उनसे प्रॉमिस किया जा चुका था कि उनको एक उनका अलग देश मिलेगा। और ज्यूस लोगों की आबादी जो कि 20वीं सेंचुरी के शुरू में केवल 3% के करीब थी, 1936 के आते आते 36% हो गई। जो ज्यूस लोग माइग्रेट करके आ रहे थे उन्होंने अरब लोगों से जमीन खरीदना शुरू कर दी। ये जमीन उन्होंने खरीदी गरीब अरब लोगों से या फिर उन लोगों से जो बाहर रहते थे। इस तरह से ज्यूस लोग पैलेस्टाइन में आकर रहने लगे। कहीं पर 5 ज्यूस फैमिली इकट्ठा रहती थी तो कहीं पर 10। जहाँ पर ज्यूस रहते थे उन जगह को ज्यूस सेटलमेंट कहा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते थे। तो उन्होंने ज्यूस के लिए अलग रूल बना दिए, क्रिश्चियंस के लिए अलग रूल बना दिए और मुस्लिम्स के लिए अलग डिस्क्रिमिनेटरी रूल बना दिए। तो बेसिकली मुस्लिम्स के साथ उन्हीं के देश में डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा, जिससे ज्यूस को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला कि वो पैलेस्टाइन में आकर बस सके। ज्यूस लोगों की बढ़ती आबादी और खुद के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर 1936 में फाइनली अरब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो पैलेस्टीनियंस अरब लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस बगावत को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ज्यूस मिलिशियाज का साथ लिया, जिसके लिए कि इनिशियली अंग्रेजों ने ज्यूस को पैलेस्टाइन में बसाया था। और ऐसा करके ज्यूस मिलिशियाज के साथ मिलकर अंग्रेजों ने पैलेस्टीनियंस विद्रोह को सप्रेस कर दिया। लेकिन पैलेस्टीनियंस लोग ज़्यादा गुस्सा ना हो जाएं, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनकी भी कुछ डिमांड्स मान ली। तो इसी के तहत अंग्रेज़ों ने ज्यूस माइग्रेशन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि साल में 10,000 से ज़्यादा ज्यूस माइग्रेंट्स पैलेस्टाइन माइग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ज्यूस लोग बहुत नाराज़ हुए और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, और ज्यूस मिलिशियाज जिन्हें अंग्रेजों ने पैलेस्टीनियन से लड़ने के लिए खड़ा किया था, अब वो अंग्रेजों से ही लड़ने लगे और छुप छुप के अंग्रेजों पे गुरिल्ला अटैक्स करने लगे। लेकिन ये कुछ छुटपुट घटनाएं ही थी, बहुत बड़े स्केल पर ये वारफेयर नहीं था। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया, जिसने कि पूरी गेम ही चेंज कर दी। इस वक्त यूरोप में एक बहुत ही भयंकर घटना हुई जिसे हम होलोकास्ट के नाम से जानते हैं। होलोकास्ट बेसिकली जर्मनी में हिटलर द्वारा ज्यूस लोगों के जेनोसाइड को कहा जाता है। कहते हैं कि 1941 से 1945 तक केवल 4 सालों में ही अराउंड 6 मिलियन यानी 60 लाख ज्यूस लोगों को हिटलर द्वारा मार दिया गया था। इन ज्यूस लोगों की हत्या बहुत ही क्रूअल तरीके से करी गई थी। इनको गैस चैम्बर्स में बंद कर दिया जाता था और वहाँ पे जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। तो इतने सारे ज्यूस लोगों के मरने के बाद पूरे यूरोप के ज्यूस लोगों में केवल एक ही फीलिंग आई कि जो जान बचा के भाग सकता है इजराइल भागे, क्योंकि वहीं पे हम
सेफ रह सकते हैं और वो ही एकमात्र जगह है जो पूरी तरह से ज्यूस लोगों से बिलोंग करती है। ये भावना एक जायनिस्ट मूवमेंट के तहत बनाई जा रही थी और इसे वर्ल्ड वार टू में बहुत हवा मिली। और अब हम आते हैं वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के बाद क्रिएशन ऑफ इसराइल पे। देखिए, इसराइल की समस्या अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो चली थी क्योंकि अब वहाँ जूस लोग काफ़ी मात्रा में माइग्रेट कर चुके थे। अब वहाँ पे जूस और अरब्स के बीच लड़ाइयाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी थी। तो अब अंग्रेज़ों ने भी अपने हाथ खींच लिए थे। अंग्रेज़ों ने ये समस्या यूनाइटेड नेशंस को सौंप दी, जिसका कि वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के बाद अभी अभी गठन हुआ था। तो इस तरह यूएन को सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही मिली कि इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व कराया जाए। 1947 में यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, कराई गई या ज्यूस लोगों को उनका खुद का एक नया देश मिलना चाहिए या नहीं। तो इसमें ज्यूस लोगों की जीत हुई। तो इस तरह पूरे पैलेस्टाइन मैंडेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा था ज्यूस स्टेट यानी इसराइल, जहाँ पे ज्यूस लोग रहते थे, और एक हिस्सा था पैलेस्टीनियन अरब स्टेट यानी जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे। क्योंकि जेरूसलम की स्थिति काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, वहाँ पे आधे ज्यूस थे और आधे पैलेस्टीनियंस रहते थे, और वो तीनों ही अब्राहिमिक रिलीजन्स यानी कि इस्लाम, जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता था। तो इसलिए भी कारणों से यूएन ने जेरूसलम को खुद के लिए रख लिया, यानी कि अब वहाँ एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट गवर्न करेगी। इस तरह से दुनिया के नक्शे पे इसराइल नाम के एक नए देश ने जन्म लिया। इस मैप में हम अच्छे से देख सकते हैं कि ग्रे कलर का पूरा रीजन पैलेस्टाइन है, ब्राउन कलर में इसराइल है और सफ़ेद कलर में जेरूसलम है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर था। और इसके बाद शुरुआत होती है फर्स्ट इसराइल अरब वार। यूएन की ये बात अरब्स को पसंद नहीं आई कि उनकी धरती पे ज्यूस लोगों को उनका एक अलग देश मिले, और जितने भी आसपास के पड़ोसी अरब देश थे उन सब ने मिलकर इसराइल पे हमला कर दिया। इसी को फर्स्ट इसराइल अरब वार कहा जाता है। एक साथ मिलकर इराक, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट ने इसराइल पे हमला कर दिया, लेकिन फिर भी इसराइल ये वार जीत गया और अपनी बाउंड्रीज को और एक्सटेंड कर लिया। ऐसा माना जाता है कि इसराइल के यह वार जीतने का मुख्य रीजन था क्योंकि इसराइल अपने वजूद के लिए लड़ रहा था, जबकि अरब्स ये जमीन जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। इसराइल यह वार बहुत ही बुरी तरीके से जीता था और उसने अब अपनी बाउंड्रीज को और एक्सटेंड कर लिया, यानी कि जो एरिया इसराइल को 1947 में मिला था, अब उससे भी ज़्यादा एरिया इसराइल ने कैप्चर कर लिया। इस मैप में आप ढंग से देख सकते हैं कि लगभग 50% पैलेस्टीनियंस टेरिटरी जो कि 1947 में पैलेस्टीन को मिली थी, अब इसराइल के कब्जे में हो गई थी। और इस लड़ाई में लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियन लोग रेफ्यूजी बन गए। इस लड़ाई के बाद गाजा का कंट्रोल इजिप्ट के हाथों चला गया और वेस्ट बैंक अब जॉर्डन के हिस्से में आ गया था, यानी कि पैलेस्टीन का वजूद ही ख़त्म हो गया था। इसके बाद हम आते हैं 1967 के 6 डे वार, जो कि बहुत ही फेमस है। इसमें इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, और इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप जो कि दोनों पैलेस्टाइन के हिस्से थे, उसके अलावा गोलन हाइट्स जो कि सीरिया का हिस्सा था, तथा सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, इन सबको कब्जा लिया था। इस 6 डे वार के बाद इसराइल का क्षेत्रफल लगभग 4 से 5 गुना तक बढ़ गया था। इस मैप पे आप अच्छे से देख सकते हैं अब ये पूरा रीजन इसराइल के कब्जे में आ चुका था। अब बात करते हैं 1973 योम किपुर वार की। इजिप्ट और सीरिया ने सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स को रीगेन करने के लिए इसराइल पे दोबारा हमला बोल दिया, और इस वार को योम किपुर वार कहा जाता है। इसे योम किपुर वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वार योम किपुर जो कि एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है ज्यूस धर्म में, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए ईद होता है या फिर क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस डे होता है, उसी तरीके से योम किपुर ज्यूस लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट त्यौहार था। शुरुआत में इसराइल को इस लड़ाई में बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन इसराइल ने अटैक को रिपल्स किया, यानी कि बाउंस बैक किया। इस लड़ाई का एक नतीजा यह निकला कि इजिप्ट फाइनली इसराइल से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया, और 1978 में फाइनली कैंप डेविड अकॉर्ड यानी कि इसराइल और इजिप्ट के बीच में पीस ट्रीटी का साइन होता है। इस अकॉर्ड के अनुसार सिनाई पेनिनसुला जो कि 1967 में इसराइल ने इजिप्ट से छीन लिया था, अब इजिप्ट को वापस मिल जाता है, और उसके बदले इजिप्ट इसराइल को एज ए स्टेट रिकग्नाइज कर लेता है। यह इसराइल के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी, क्योंकि इजिप्ट अब अभी तक पहला अरब देश था जिसने इसराइल को ऑफिशियल तौर पर रिकग्नाइज किया था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद अनवर सदात जो कि
इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर थे उनको असैसिनेट कर दिया जाता है कुछ अरब एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसराइल को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन यहाँ पे अंत होता है ग्रेटर अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का, और इसके बाद शुरू होता है इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जिसका गठन 1964 में हुआ था, अब पैलेस्टीनियन की ओर से आज़ादी की मुहिम को ये लीड करते हैं। अब आते हैं 1992 में। इसराइल को 1992 में एक बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं जिनका नाम होता है यित्जक रबीन, और वो PLO के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यह कहते हुए कि PLO एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बस खुद का एक अपना देश चाहते हैं। और यहाँ आता है 1993 ऑस्लो अकॉर्ड, और इस अकॉर्ड के अनुसार इसराइल PLO यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैलेस्टीन लोगों का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी तरह PLO भी इसराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लेता है। याद रहे कि 1991 से पहले US, इसराइल और लगभग पूरा वेस्ट PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मानता था। अब 1994 में पैलेस्टाइन में इलेक्शन कराए जाते हैं और एक सरकार का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी यानी PNA। ऑस्लो अकॉर्ड के अनुसार अगले 5 साल इसराइल और पैलेस्टाइन में सीज फायर होगा और इसके बाद प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। इसके बाद इजरायली PM यित्जक रबीन तथा यासिर अराफात, जो कि PLO के लीडर थे, दोनों को नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है। लेकिन 1995 में इजरायली PM रबीन की ज्यूस एक्सट्रीमिस्ट द्वारा हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उनका मानना था कि ये पूरा के पूरा रीजन इसराइल को बिलोंग करता है और यहाँ पैलेस्टीन नाम का कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और इसी तरह पैलेस्टाइन में भी एक ग्रुप उभर कर सामने आता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होता है और उसका नाम होता है हमास। हमास का गठन 1987 में हुआ था, बट इनके राजनीति को बल मिलता है 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड से। इस ग्रुप के अनुसार ये पूरा रीजन पैलेस्टाइन को ही बिलोंग करता है और यहाँ इसराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सन 2000 में पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच बातचीत दोबारा शुरू होती है, लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाता और बातचीत बीच में ही रुक जाती है। और इसके बाद शुरुआत होती है सेकंड इंतिफादा की, जो सन 2000 से लेकर 2005 तक चली थी। याद रहे फर्स्ट इंतिफादा 1987 से 1993 तक चली थी। ये इंतिफादा थी क्या? बेसिकली ये पैलेस्टीनियन लोगों का इसराइल के खिलाफ एक अभियान था जिसमें वो इसराइल का बाइकआउट करते थे और इसराइल के खिलाफ बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट करते थे, जो कभी कभार वॉयलेंट भी हो जाते थे। इसी से फर्स्ट इंतिफादा में करीब 100 ज्यूज की मौत हुई और इसराइली फोर्सेज ने लगभग 1000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया। जबकि सेकंड इंतिफादा फर्स्ट इंतिफादा से भी ज्यादा वॉयलेंट थी, जिसमें करीब 1000 ज्यूस लोग मारे गए तथा 3200 यानी 3200 पैलेस्टीनियन को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। अब तक इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों में राइट विंग एलिमेंट काफी बढ़ चुका था। इसराइल में ऐसी पार्टियां चुनाव जीतने लगी जो कहती थी कि हम पैलेस्टाइन को नक्शे से मिटा देंगे, और उसी तरह 2006 में गाजा में भी हमास ने चुनाव जीत लिया, जो कि एक राइट विंग पैलेस्टीनियन पार्टी थी। PLO से एफिलिएटेड पार्टी फतह ने हमास के साथ सरकार बनाने से इनकार कर दिया कि हमास एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी जिसको कई देश आतंकवादी संगठन भी मानते थे। इससे पैलेस्टाइन, मोर स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो गाजा में सिविल वार जैसे हालात हो गए और 2007 में हमास ने गाजा पे अपना कब्जा कर लिया और फतह को वहाँ से खदेड़ दिया। और उसके बाद से इसराइल और पैलेस्टाइन में जो भी लड़ाई होती है वो मेनली इसराइल और गाजा, जहाँ हमास का कंट्रोल है, उन दोनों के बीच में ही होती है। तो ये सिचुएशन है आज के सामने दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल पिछले कई दशकों से पैलेस्टीनियंस पे काफ़ी अत्याचार कर रहा है और UN रिजोल्यूशन की पूरी तरह से खिलाफ वर्जी कर रहा है। और जो रिसेंटली क्लैश हुए उसका भी एक मेन रीज़न यही है कि इसराइल लगातार ऑक्यूपाई करने लग रहा है वेस्ट बैंक के एरियाज़ को, और वेस्ट बैंक के लगभग 2/3 एरिया पे अब इसराइल ने फोर्सफुली कब्जा कर रखा है। और बहुत से ऐसे इजरायली नेता हैं जो चाहते हैं कि पूरा पैलेस्टाइन और जेरूसलम उनका हो और यहाँ पैलेस्टाइन नाम का कोई देश ही एग्जिस्ट ना करे, जो आग में घी डालने का काम करते हैं। और इसी तरह पैलेस्टाइन के भी कुछ लोग इसराइल को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, जिनमें कि सबसे ऊपर आता है हमास का आतंकवादी संगठन। अब आते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। कुछ लोगों का मानना है कि अभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका एकमात्र उपाय है और 1967 वाली बाउंड्रियां दोबारा रिस्टोर करी जाएं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसराइल और पैलेस्टाइन की बाउंड्री 1947 के UN रिजोल्यूशन के आधार पर तय होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वेस्ट बैंक में उपस्थित इजरायली सेटलमेंट, जिसमें कि ओवर द ईयर्स इजरायली लोग वेस्ट बैंक में आके बसे हैं,
जिनको कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है इजरायली गवर्नमेंट ने। इजरायली लोगों के वेस्ट बैंक में बसने के कई कारण हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग मानते हैं कि ये पूरी लैंड इसराइल को बिलोंग करती है, तो जहां वो चाहें वहां जाके बस सकते हैं। जबकि कुछ लोग सिंपली इस कारण आए थे कि वहाँ पे ज़मीन काफ़ी सस्ती है और गवर्नमेंट के भी कुछ अट्रैक्टिव पॉलिसियाँ थी, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग बसना चालू हुए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का? क्या टू स्टेट सॉल्यूशन ही इसका एकमात्र उपाय है? और अगर हाँ, तो वेस्ट बैंक में उपस्थित ज्यूस सेटलमेंट्स का क्या होगा और वहाँ पे रहने वाले ज्यूस लोगों का क्या होगा? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर मेरी माने तो इसका एक हल यह भी निकल सकता है कि ज्यूस सेटलर्स जो टू स्टेट सॉल्यूशन के बाद पैलेस्टाइन में नहीं रहना चाहते, उनको इजराइल गवर्नमेंट इजराइल में ही घर तथा ज़मीन प्रोवाइड करे, तथा वेस्ट बैंक में खाली होने वाले सेटलमेंट्स में उन पैलेस्टीनियंस के परिवार को बसाया जा सके जो 1947-1948 के इजराइल अरब वार में रेफ्यूजी बन गए थे। जी हाँ, फर्स्ट इजरायली अरब वार में करीब 7 लाख पैलेस्टीनियंस को रेफ्यूजी बना दिया था, जिन्होंने के आसपास के देशों जैसे कि जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया में अपनी पनाह ली थी। और अब उन रेफ्यूजीज़ की संख्या लगभग 4 से 5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस उपाय के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।